नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। इस वक्त हमारे देश में कोविड महामारी का संकट मौजूद है। उबर रहे हैं इससे धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जरूरत है कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें। जी हां, ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें तो अपनी सेहत का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो किस तरह की सावधानियां बरतें, गर्भवती महिलाएं किस तरह से वो अपना बचाव करें, इस पर क्या जानकारी दे रही हैं डॉक्टर राजेश कुमारी, जो एम्स की एसोसिएट प्रोफेसर हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की। आइए क्या कहना है इनका जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हम कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और इसके कारण गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, उन पर काफी असर पड़ा है। क्या-क्या उपाय हमें करने चाहिए गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को दूध पिलाते वक्त, जिससे कि हम अपने खुद को और अपने बच्चे को भी कोरोना से बचा सके। सबसे पहले तो हम सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। कॉमन सिम्पटम्स जो हैं कोरोना के, वो हैं खांसी, जुकाम, नाक बहना, बुखार, सर दर्द और शरीर बुरी तरह से टूटना। ये सिम्पटम्स ज्यादातर जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो विद इन 14 डेज के अंदर हमें ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, अगर हम उसके इम्यून नहीं हैं। तो ऐसे में जिस भी महिला में जो प्रेग्नेंट है और ये सिम्पटम आते हैं, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से या नजदीकी अस्पताल में नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे ये वाले सिम्पटम आ रहे हैं, मुझे खांसी, जुकाम, बुखार के साथ में बॉडी एक भी है और मैं गर्भावस्था में भी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे क्या अभी करना चाहिए? नजदीक अस्पताल में जाना, बुखार की गोली पैरासिटामोल लेना जो कि सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, खुद को आइसोलेट करना और अधिक स्थिति को नाजुक होने पे अस्पताल में जाके भर्ती कराना। ये तो बात हुई उपचार की अस्पताल में जाके, परंतु उससे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इससे कैसे बचें। सबसे पहले तो जब भी खांसी या जुकाम आती है, नाक बहता है या छींक आती है, तो हमेशा अपनी एल्बो बेंड करके हमें छींकना है। टिश्यू पेपर से नाक साफ करना है, आंखों को, मुंह को, नाक को बार-बार टच नहीं करना है। हैंड वॉश करने हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजर यूज करना है, जिससे कि अगर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं और वो संक्रमित हो सकती है, तो हमें कम से कम उसका इफेक्ट आए। तो हमें बार-बार हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइजर का यूज करना है और फेस को, नाक को और आंखों को टच नहीं करना है। ये बात हुई उपचार की। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं कोरोना से इन्फेक्ट हुई हैं, पहले तो ऐसे हमारे पास इतना डाटा नहीं था, पर अब हमने देखा है कि गर्भावस्था के दौरान इस गंभीर समस्या ले सकता है कि महिलाओं को ज्यादा वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी है, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ी है और डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग गर्भावस्था भी उन्हें एंजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी ज्यादा आए हैं। इसके लिए उनको एक रिस्पेक्टफुल एंड कम्प्रिहेंसिव मैटरनल केयर बहुत ही जरूरी है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि समस्या बड़ी हो सकती है। तो उपचार के लिए गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान एंड आफ्टर डिलीवरी भी हमें महिला को एक उपचार की जरूरत होती है। अब बात आती है डिलीवरी के दौरान। देखा गया है कि अगर कोविड पॉजिटिव है महिला गर्भावस्था के दौरान, तो थोड़े से प्रीटर्म डिलीवरी के समय से पहले डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेशन के दौरान थोड़ा सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अर्ली डिलीवरी करानी होती है इसलिए। एंड पोस्ट डिलीवरी, पोस्टपार्टम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं। तो इस दौरान उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुल, यानी कि रिस्पेक्टफुल मतलब उसे बहुत हेल्प की जरूरत है। हम सबको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको डिलीवरी के दौरान एंड पोस्ट डिलीवरी उसका।
तो अभी आपने जाना कि गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, किस तरह से वो अपना बचाव कर सकती हैं, अपने आगे आने वाले बच्चे को स्वस्थ बनाए रख सकती हैं। आइए इसी से संबंधित और जानकारियों के लिए दिखा देते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया का पहला देश है जहां राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, यह माँ का दर्जा है ही कुछ ऐसा, सबसे ऊंचा और अनमोल। माँ बनने का सुख एक माँ ही जानती है, लेकिन असमय माँ को कुछ हो जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इससे न केवल बच्चे बल्कि पूरा का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। हर साल सैकड़ों महिलाएं जहां गर्भधारण और प्रसव से जुड़ी दिक्कतों के कारण मर जाती हैं, वहीं कई बीमारियों से मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो जाता है। ज्यादातर मातृ मृत्यु की वजह अधिक रक्तस्राव के अलावा इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या ब्लड प्रेशर होते हैं। इसलिए जरूरी है प्रसव से पूर्व जानकारी और जागरूकता की, ऐसी जानकारी की जो जोड़ती है अपनी ही कोख के एक जीवन को अपने सीने से। जी हाँ, माँ और बच्चे के सुरक्षा की और संरक्षा की एक मजबूत पहल है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यदि महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती है तो बच्चे होते हैं देश के भावी भविष्य। प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण फैसले का मूल उद्देश्य है उस नवजात शिशुओं की देखभाल जो भारत के भविष्य है। ये भविष्य है सेहत के 7 रंगों का, जो जोड़ता है हर नौनिहाल को सुरक्षा से। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं सहित जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के लिए टीके लगाना है। छूटने वालों की संख्या में कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। इन्हें देखिए, अपने बच्चे को पहली बार इस सेंटर पर लाया है इसकी मां ने, और इसे बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया गया है। यह टीका लगा है मिशन इंद्रधनुष के तहत। अब मां को लगता है कि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। गौरतलब है कि भारत के 30% बच्चे हर साल संपूर्ण टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। कम आय अर्जित करने वाले परिवारों के ज्यादातर बच्चे और माएं बीमारियों का शिकार होकर असमय ही काल के गाल में समा जाती हैं। अब इंद्रधनुष अभियान से बच्चों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो ही रही है, और मातृत्व सुरक्षा को भी एक बहुत बड़ा बल मिल रहा है। और ये बल है माँ का भी और उसके बच्चे को खतरनाक बीमारियों से बचाने का भी। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो जाना आपने, कोविड से सतर्कता बरतनी तो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जरूरी हो जाता है कि हम अन्य समस्याओं से भी बचकर रहें, अपने पोषण का भी बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखें। तो आइए इसी से जुड़ी और जानकारियों के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अब स्टूडियो का, जहां पर मौजूद हैं सफदरजंग की डॉक्टर विजय जुत्सी और साथ ही साथ एम्स की डॉक्टर रमेश अग्रवाल। वो जानकारी दे रहे हैं क्यों है गर्भवती महिलाओं के लिए सही पोषण जरूरी। आइए चलते हैं स्टूडियो की ओर। जी हाँ, ये बल है माँ का भी और उनके बच्चे को बीमारियों से बचाने का भी। जी हाँ, अभी आपने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। इसी के साथ आपको फिर याद दिला दें कि हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल अपने पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और टोल फ्री नंबर समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जाएंगे। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर जुत्सी का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। बात जब महिलाओं की आती है तो चाहे वो शहरों की बात हो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, अब समय बदला है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल रही हैं और इसके लिए स्वीकार्यता भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर देखती हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि वो आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला के हर
हर कोई काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ख़ास जो चुनौतियाँ एक महिला में होती है, पहले तो जो कि खाली महिला में नहीं, खाली हमारे हिंदुस्तान के सब बच्चों में ही है कि वो अनीमिया जिसको कहते हैं, खून की कमी, वो तो है ही। वो आप जैसे आपने पोषण की बात करी, इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि उनको पूरा पोषण नहीं दिया जाएगा तो वो जो अनीमिया है वो बचपन से ही, या जिसको हम एडोलेसेंट या किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो फिर महिलाओं में एक खासकर फिर वो जब एडोलेसेंट हो जाती हैं तो फिर उनका जो माहवारी होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो हर महीने उनको ब्लीडिंग होती है, अगर वो पहले से ही उनका खून की कमी हो तो फिर उससे वो अनीमिया जो होता है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद वो शादी करेंगी, और शादी जब करती हैं और अगर उनका ये जो अनीमिया है वो ठीक ना हुआ हो, वैसे ही रहे, तो उसके बाद वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनके पेट में बच्चा आ जाता है, तो वो एक साइकिल सा बन जाता है जो कभी टूटता नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमें लगती है महिलाओं में। और दूसरा ये काफ़ी कुछ ऐसी जो जिसका आपने कहा टीकाकरण, हमें लगता है कि महिला को शादी से पहले वो अपने किसी विशेषज्ञ से या किसी सेंटर में जाके बात करनी चाहिए। जैसे हम रुबेला जो है इन्फेक्शन है, जिससे अगर माँ को अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो वो बच्चे पे काफ़ी घातक हो सकता है, उसमें काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए अगर उसने रुबेला, उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसका वो टीकाकरण कर सकती है। अगर हो गया है तो वो अपना टेस्ट करा के अगर उसमें एंटीबॉडीज हैं तो वो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि जन्म से लेकर ही कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिनका सामना लड़कियों को करना ही पड़ता है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ऐसे में हमारे जो परिवार की या फिर कहें कि माता पिता की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अच्छा खान पान दें, उसी तरह की देखभाल वो लड़कियों को भी दें जितना वो लड़कों की देखरेख करते हैं, जिससे उनका भी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफ़ी बेहतर बनी रहे, ताकि आगे चलकर वो एक नई जिंदगी को जब इस दुनिया में लेकर आए तो वो भी स्वस्थ रहे और माँ भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। बिल्कुल, और किस तरह से वो अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बनाए रख सकती हैं जानेंगे आपसे। यहाँ पर पहले मैं डॉक्टर अग्रवाल का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर अग्रवाल, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जुच्ची से, आपसे जानना चाहेंगे बच्चों के बारे में। जैसे ही मौसम बदलता है तो बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती है, उस पर उसका असर पड़ता है, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं पिछले वाले सवाल पे वापस एक बार जाना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए कि एक महिला जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप प्रकृति के हिसाब से देखें या नेचर के हिसाब से देखें, एक महिला जो है वो मच मोर रोबस्ट होती है जी, है ना। आप देखेंगे कि जन्म पे यदि हम देखें कि किसी शिशुओं में जन्म पे मृत्यु की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम लड़के और लड़की की आप कंपेयर करें तो लड़की में बीमार होने की और प्लस उसके सब्सिक्वेंटली इवन डेथ होने की संभावनाएं कम होती हैं जी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है और आप कंपेयर करें उसमें बीमारी और मोर्टेलिटी की, डेथ रेट की, देन वो संभावनाएं लड़कों से ज़्यादा हो जाती हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते जितना कि एक लड़के को करा जाता है, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बहुत आगे बढ़े हैं, समाज बहुत बदला है, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फाइटर जेट भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें चला रही हैं, बट फिर भी हमें बहुत बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो समाज में जो हो रहा है वो उनके स्वास्थ्य पे भी रिफ्लेक्ट करता है। समाज उनको जितना अच्छा ट्रीट करता है, उनको जितना अच्छा न्यूट्रिशन देता है, या फिर उनको उनकी शिक्षा होती है, या फिर उनके टीकाकरण के लिए उनके लिए पहल करी जाती है, तो वो सारी की सारी चीज स्वास्थ्य में भी ट्रांसलेट होती है कि वो जी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी हो जाता है जी। बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपसे जानकारी लेंगे डॉक्टर अग्रवाल। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से अनुराधा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अनुराधा जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो। हाँ जी, हमारे 15 साल का बेटा है जिसकी अभी मूंछ और दाढ़ी आ रही है, तो हम जानना चाहते कि उसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं। जी डॉक्टर अग्रवाल। अनुराधा जी नमस्कार। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे की मूंछ और दाढ़ी आ गई है तो वो हाइट बढ़ेगी कि नहीं, रुक ना जाए हाइट। रुक नहीं जाए। देखिए ये जो हाइट में एक बढ़ोतरी होती है उस वक्त जब बच्चे की मूंछ दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, आवाज़ में बदलाव होते हैं, ठीक है। तो इस वाले उम्र में हाइट में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है, करीब 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ जाती है जी। लेकिन आप ये जनरली जो होता है वो आपका 11-12 साल की उम्र से शुरू होकर 16, 17, 18 साल की उम्र तक चलता जाता है और हर एक बच्चे में अलग अलग होता है। किसी बच्चे की हाइट जो है 15 साल पे रुक जाएगी, लेकिन कुछ दूसरे बच्चे जो हैं वो 18 साल तक भी बढ़ते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला पीरियड है जब बच्चे की हाइट भी बढ़ती है और वो एक नेचुरली कंट्रोल होती है, अपने आप उस चीज़ का कंट्रोल होता है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप जो ध्यान जो दे सकते हैं वो देख सकते हैं कि बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक रहे, बच्चा जो है ख़राब हैबिट्स जैसे स्मोकिंग है या कोई दूसरी चीज़ें हैं उनमें नहीं इंगेज करे, अपना खाना ठीक से खाए, सोए, शारीरिक रूप से वो एक्टिव रहे, खेले कूदे, उन चीज़ों का ध्यान रखे तो वो चीज़ अपने आप टेक केयर हो जाती है शकता में। बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर जुच्ची का रुख करना चाहेंगे। आपने कहा कि महिलाएं अगर अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो आगे आने वाले बच्चे पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो ऐसी कौन सी हम कह सकते हैं कि बातें हैं जो नज़रअंदाज हो जाती हैं जिसका असर हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है? देखिए, एक तो मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि अनीमिया, खून की कमी, अनीमिया, जी। जो कि हम काफ़ी लगभग 60 से 65% लोगों महिलाओं में या बाकी जो पुरुष वर्ग वगैरह सब में देखते हैं, या किशोर अवस्था में जो लड़के हैं, तो काफ़ी कॉमन है। इसलिए सरकार ने जो मिड डे मील है जिसमें फोर्टिफाइड आयरन वगैरह डाल के वो सब कोशिश की जा रही है कि और जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उनके खान पान का सब ध्यान रखना है जी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गर्भवती महिला को ध्यान रखना है कि वो अपना जैसे नियमित रूप से अपनी जांच कराए, कम से कम 3 से 4 दफ़ा जो पूरे 9 महीने में, जो कि जो हमारी भारत सरकार भी है या WHO का भी रिकमेंडेशन है कि कम से कम 4 विजिट वो डॉक्टर के पास जाए। उसका जो सबसे महत्व ये है उसका कि उसमें एक तो उसके अनीमिया की जांच होगी, पता चलेगा, उसको दवाई दी जाएगी। दूसरा ये कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो देखा जाए, जो कि गर्भवती महिलाओं में देखा गया कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे जो है जो बच्चे में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो बच्चा जो है जो उसकी ऑल वगैरह वो बच्चे को पूरा खून जो है वो उसमें जाने नहीं देती, उससे वो बच्चे का साइज़ कम रह जाता है। और महिला को खुद भी जो सेहत का खतरा होता है। सो 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, खान पान जी, अनीमिया करेक्शन और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे जी। और चौथी बात ये है कि जी चौथी बात आपसे मैं जानूंगी, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ रघुवेंद्र जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा सवाल है, मेरी मतलब जो बच्ची है जो मेरी बच्ची है मतलब 2 साल की है मैम, उसको मतलब वो मिट्टी खाती और का उसको भूख भी नहीं लगती। जी, मिट्टी खाती है और भूख नहीं लगती। डॉक्टर अग्रवाल। राघवेंद्री, मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपनी बच्ची की स्वास्थ्य के लिए उतना चिंतित हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मिट्टी खाने की समस्या एक कॉमन समस्या है बच्चों में और अक्सर ये समस्या आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी होती है शरीर में, उसकी वजह से बच्चे कई बार मिट्टी खाते हैं। हर एक केस में नहीं लागू होता बट ज़्यादातर केसेस में। तो जो आयरन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से खून की समस्या, खून की कमी भी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ करनी चाहिए कि उसका आप खान पान थोड़ा सा ध्यान से रखें। एक पॉसिबिलिटी है, क्या ये बच्ची सिर्फ माँ का या ऊपर का दूध ही पी रही है या खाना भी खा रही है?
फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा, है डॉक्टर अग्रवाल। तो कोई बात नहीं है। हाँ। एक जो हमें देखने में आया है वो ये आया है कि बच्चे 2-2 साल के होते हैं और 1-1 लीटर दूध पी रहे होते हैं, या हाँ। सिर्फ माँ का ही दूध पी रहे होते हैं। तो 6 महीने के बाद में, बच्चे की उम्र जब 6 महीने हो जाती है, तब आपको खाना खिलाना होता है। घर में जो उपलब्ध खाना है, बाजार का नहीं, कोई किसी तरह की स्पेशल फूड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में आप जो भी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वैरायटी ऑफ फूड बच्चे को खिलाने की कोशिश करें। और यदि उसकी मिल्क पे डिपेंडेंस ज़्यादा है तो मिल्क की मात्रा आप कम करें। पहली चीज़ ये है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आप उनको आयरन का सप्लीमेंटेशन दें। तो आयरन की गोलियां यदि आप गांव में रहते हैं तो आशा ANM के पास उपलब्ध होती हैं, या बाजार में सिरप भी आती हैं आयरन की, तो आप उनको 3 से 6 महीने तक वो सिरप देंगे जी। तो ना केवल उनकी मीठी खाने की आदत जाएगी, भूख भी बढ़ेगी और वजन भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये इस तरह से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अपनी बच्ची का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर भी बनाए रख सकते हैं। खान पान का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो वो जी। जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस समय उनकी जो मन स्थिति होती है, मतलब तनाव और डिप्रेशन, उससे बच्चों पर कितना प्रभाव होता है। और अभी जो युग चल रहा है, जैसे हम गरीब लोग होते हैं, बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो मेरा डॉक्टर अग्रवाल जी से ये सवाल है कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और इसके लिए सरकार या स्वास्थ्य संबंधित जो है वो क्या कर रहे हैं। बस जी, हमारे दोनों ही डॉक्टर इस बात का बहुत अच्छे से आपको जवाब देंगे। पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर जुच्ची को बोलना चाहूंगी, आप बताएं, फिर हम डॉक्टर अग्रवाल की भी राय इसमें लेंगे। इनका प्रश्न है कि जो गर्भवती महिला है उसमें तनाव आता है, जो कि देखिए, अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर वो शुरू से आप उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, रेगुलर विजिट, जो कि मैंने पिछले पिछले सवाल में भी ये बताया था कि अगर आप नियमित रूप से डॉक्टर की जांच कराते हैं और उसकी जो भी समस्या होती है वो अपना डॉक्टर से शेयर करती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं। और इसमें मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर के अलावा जो इसमें फैमिली है, जो आपका जो घर बार है, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके पति हैं, जो भी घर में है, उनका भी काफ़ी रोल हो जाता है कि आपने उसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट फील कराना है, उसको पता है कि, और ये भी बताना है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब प्रेग्नेंट हो गई है इसका मतलब कोई डिजीज नहीं है, ये तो एक नेचर का प्रोसेस है। तो उसको आपने कंफर्टेबल बनाना है, उसके खान पान का ध्यान रखना है, उसको इमोशनल सपोर्ट वो फैमिली ही कर सकती है। और अगर उसमें कुछ समस्या है वो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कई दफ़ा उनको रात को नींद नहीं आती है, सो उसके लिए अगर डॉक्टर की सहायता ली जाए तो वो हो सकता है कुछ समय के लिए, ये नहीं कि लगातार 9 महीने, कुछ समय के लिए कुछ दवाई दी जा सकती है। और अगर उसको इतना तनाव है तो उसकी वजह से तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ सकता है। तो इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास आपको चेकअप कराना है और फैमिली सपोर्ट, ये आई थिंक सबसे बड़ा उसका उपाय होगा जो आपका प्रश्न है। डॉक्टर अग्रवाल जी नहीं, अजय जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। माँ की जो मनोस्थिति है, तनाव में है, उसका न केवल उनके खुद के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है, बट जो बच्चा अंदर पल रहा है उसके स्वास्थ्य पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैडम बता रही हैं कि हमें कि ये तनाव क्यों है, पहले तो उस चीज़ को समझना जरूरी है कि भाई आपकी कुछ पारिवारिक स्थिति हैं या कोई घर में कुछ प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से तनाव है, या उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर में काम इतना है कि उनको आराम नहीं मिल रहा है, या उनके न्यूट्रिशन का टेक केयर नहीं हो रहा है, या उनको चिंता है कि भाई मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आप ANM के पास बराबर जाके दिखा रहे हैं, आपके पास एक डिलीवरी प्लान है कि भी पेन होगा या कुछ होगी प्रॉब्लम तो हम कहाँ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे तो वो तनाव कम होगा। और ऑब्वियसली आप एज हस्बैंड एंड आपकी मदर जो हैं उनका एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है उसमें। जी बिल्कुल, तो परिवार का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है, दायित्व हो जाता है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उन्हें तनाव से दूर रखें। गर्भवती महिलाओं को
कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और अगर उन्हें कोरोना संक्रमण हो भी गया तो रिसर्च दिखाती है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोरोना माँ से बच्चे के अंदर जाएगा। तो माँ से बच्चे के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो एक तो प्रेगनेंसी में हो सकता है, दूसरा जब वो गर्भाशय से बच्चा बाहर प्रसव हो रहा है उस समय हो सकता है, और तीसरी चीज होती है जब माँ बच्चे को बाद में पैदा होने के बाद दूध पिला रही है, उनका ध्यान रख रही है, तब संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक तो इस बात से बहुत घबराना नहीं है कि मेरा बच्चे को मुझे कोरोना हो गया है तो आपका बच्चा भी उससे संक्रमित होगा, इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज है कि आपको बहुत भीड़ भाड़ की जगहों पे नहीं जाना है, और घर पे जैसे कि गोद भराई, छठ पूजा, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं, इन सब समारोहों में बाहर के लोगों को नहीं बुलाना है। घर में आपके जितने भी सदस्य हैं वो सब इसमें शामिल होके और इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना है, लेकिन उसके लिए आपको बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल जाने में सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में 4 बार जाना जरूरी है। उसके अलावा आप डॉक्टर से टेलीफोन पे, टेलीमेडिसिन की सुविधा से, व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकती हैं और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए इलाज करवा सकती हैं। तो सबसे पहले 3 महीने पे डॉक्टरी जांच कराएं, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उस समय आपका अल्ट्रासाउंड होता है और कुछ खून पेशाब की जांचें होती हैं, शुगर टेस्ट होता है, और आपका आयरन कैल्शियम भी उसी समय शुरू किया जाता है। तो दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि अपने घर के आसपास ही किसी सरकारी या प्राइवेट सुविधा में आप दिखा लें, क्योंकि अस्पताल जाने के लिए आप जब ट्रैवल करेंगी बस में, ट्रेन में, तो फिर से संक्रमण होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपको जाना जरूरी ही है तो निजी वाहन यूज करें। उसके अलावा 5वें महीने पे फिर हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, अगेन खून पेशाब की जांचें करते हैं, और डॉक्टर आपकी अंदरूनी मतलब ऊपर से पेट की जांच करते हैं कि बच्चा ठीक से पनप रहा है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं, और टेटनस के इंजेक्शन भी लगते हैं। फिर उसके बाद 7वें महीने और 9वें महीने पे ही आप अस्पताल जाएं। लेकिन इस समय ये जरूरी है कि आयरन कैल्शियम की गोलियां आप नियमित रूप से लें, क्योंकि देखा गया है हमारे अस्पताल में जो मरीज आ रही हैं, जो महिलाएं गर्भवती आ रही हैं, उनमें अनीमिया बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि डर के मारे वो घर से नहीं निकल रही हैं, आयरन कैल्शियम नहीं खा रही हैं। तो ये चीज ना करें, और आयरन कैल्शियम आसपास के किसी भी अस्पताल या गवर्नमेंट सुविधा से आपको फ्री में मिलती है, वो आप जरूर सेवन करें। उसके अलावा क्योंकि आप बाहर नहीं जा रही हैं, आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, और दिन भर खबर उल्टी सीधी सुनकर, किसी की मौत, किसी की बीमारी के बारे में सुनकर मन बहुत ही खराब हो जाता है। तो जरूरी है अपने मानसिक अपने को पॉजिटिव थिंकिंग करवाना और अपने को पॉजिटिव रखना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करें कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, आपका खान पान अच्छा रहे। खान पान में मैं कहना चाहूँगी जैसे कि हर एक गर्भवती महिला को काफ़ी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पीने की चीज़ें खूब लेनी चाहिए। मौसमी फल जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, आम है, चीकू है, पपीता है, खरबूजा तरबूजा है, मौसमी फल और सब्जियां जरूर सेवन करें। हरी सब्जियां जैसे कि पालक, कोई साग हो गया, और लौकी, टिंडा, तोरई, परवल, भिंडी, आलू, सब कुछ आप ले सकती हैं। ये सब चीजें ठीक मात्रा में लें। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ आपका शरीर नहीं बढ़ रहा, आपके अंदर एक नई जान पड़ रही है, और उसको सही खुराक मिलेगी तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो बच्चे के लिए आपको प्रोटीन ज्यादा खाना है। प्रोटीन मतलब दूध, 1 लीटर दूध लें, उसको या तो दूध के तरीके से या दही, पनीर, खीर, जो भी चीज आपको अच्छी लगे, 1 लीटर के करीब दूध लें। अंडा ले सकते हैं, दालें बहुत अच्छी हैं, चना, छोले, राजमा, सोयाबीन, और अगर आप चिकन या फिश खाती हैं तो वो सब ले सकती हैं। अगर माँ को कोरोना संक्रमण हो गया है तो भी माँ अपना दूध बच्चे को पिला सकती है। तो वो या तो अपना दूध निकाल के ब्रेस्ट पंप के थ्रू या कटोरी में निकाल के उसके किसी केयर टेकर जैसे नानी दादी पिला सकते हैं, या वह मास्क पहन के और अपने हाथों को बिल्कुल अच्छे से धो के
और बच्चे को अच्छे से दूध पिला सकती हैं। और ज़्यादातर कोशिश करें कि एक बड़े कमरे में बच्चा दूर रहे, या फिर उसके जो भी केयर टेकर हैं उसकी देखभाल करने के लिए आपने नानी दादी जो भी रखे हैं, जो भी हैं, वह उनका ध्यान रखें और सिर्फ दूध पिलाने के टाइम आप उनके पास आएँ। तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि कोरोना आपकी या आपके बच्चे की सेहत को खराब कर सकता है। ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है, जो जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्यों है जरूरी गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण। जी हाँ, किस तरह से हम उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर्स, कुछ हमारे जो दर्शक हैं हमें मेल भी भेजते हैं जिनको हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और एक ऐसी ही मेल मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी। एक रवि रंजन सिंह जी ने पटना से हमें मेल किया है, बिहार से, और ये लिखते हैं कि मेरी वाइफ का जो है ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, उनके पेट में सूजन आ गई है और पेट में दर्द भी होता है, इसके लिए क्या कर सकती हैं? सिजेरियन हुआ है, स्वेलिंग भी है, ऐसा लिखा है, कब हुआ है, कब हुआ है, इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। देखिए, अगर अभी हाल में ही हुआ है सिजेरियन तो थोड़ा दर्द तो रहेगा जी, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो पेशेंट है उसके जो बाहर के टांके हैं वो तो 7-8 दिन में वो निकल जाते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी स्टिचेस लगाए होते हैं, टांके आए होते हैं, तो उनको धीरे धीरे अपने बिल्कुल जो ऑपरेशन से पहले जो साइज़ होता है बच्चेदानी का वो नॉर्मल आने में, और वो जो अंदर टांके लगते हैं उनको गलने में भी कम से कम 120 दिन लगते हैं जी। सो थोड़ा दर्द तो रहेगा ना। अगर इनका सवाल है कि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है तो वो ऑपरेशन के साथ कोई उसका कनेक्शन ऐसा लगता नहीं है। अगर फिर भी इनको दर्द हो रही तो ये उनका हमारा सुझाव है कि वो जो भी कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं या जिन्होंने उनको ऑपरेशन किया वो उनको एक दफ़ा जाके दिखा दें। हो सकता है अल्ट्रासाउंड वगैरह करने की आवश्यकता हो, फिर उनको वो सलाह दी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो रवि रंजन जी, किस तरह के कदम आपको उठाने हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगबीर सिंह जी ने फोन किया है मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा बच्चा है 3 साल का, वो रेगुलरली निमोनिया से मतलब प्रॉब्लम है जी। तो कैसा रेगुलरली उसको जुकाम खांसी ये चीज रहती है, मतलब किस तरह से देखभाल करें मतलब इनको? जी, 3 साल का है और जन्म से ही निमोनिया की समस्या है, जुकाम खांसी वगैरह लगातार बना रहता है। डॉक्टर अग्रवाल, किस तरह से ये देखभाल? देखिए, एक चीज़ होती है जुकाम खांसी और दूसरी चीज़ होती है निमोनिया। जुकाम खांसी एक तरह के लक्षण हैं जो निमोनिया के भी लक्षण हो सकते हैं, और सिंपली ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या थोड़ा बहुत कोई एलर्जी है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको जैसे साल में 4-5-6 बार होती है सर्दी जुकाम खांसी, और आपको पेरेंट्स को लगता है कि ये लगातार ही चल रहा है, लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें बच्चे को निमोनिया होता है बार बार, साल में 6-8-10 बार भी निमोनिया हो जाता है, तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं, बट वो उतना कॉमन नहीं है। कॉमन ज़्यादा है वो ये है कि सामान्य खांसी है, साल में 6-8-10 बार हुई, बीच में ठीक हो गया बच्चा, तो यदि ये सामान्य तरह की खांसी है तो कोई ऐसी विशेष की बात नहीं है। यदि लेकिन बार बार खांसी होती है, पर्टिकुलरली मौसम चेंज होने के साथ में होती है, या कोई पर्टिकुलरली आपकी किसी तरह के जैसे कोई एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट
में उनको होती है तो हो सकता है कि थोड़ी अस्थमा जैसी रिएक्टिव एयरवे जैसी शिकायत हो। यदि कुछ बच्चों की सांस तेज चलती है तो आपको ये देखना है कि सांस तेज चल रही है या सुनने में बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वो वाली स्थिति है तो एक बार डॉक्टर को दिखाना आपके लिए उचित होगा ताकि उसका कारण समझा जा सके। उसका एक ट्रीटमेंट नहीं होता, आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुची, आपसे जानना चाहेंगे कि जब गर्भवती होती है महिलाएं तब तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है, आपने बता दिया, लेकिन अभी भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महिलाएं हॉस्पिटल जाने की बजाय जो दाई है उन पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, सोचती हैं कि प्रसव घर पर ही हो जाए। ये कितना हानिकारक हो सकता है माँ और बच्चे दोनों के लिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हम तो हर गर्भवती महिला को यही सलाह देंगे कि वो हॉस्पिटल या जिसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि वहाँ जाके डिलीवरी कराएं, क्योंकि घर में इतनी सुविधा तो होती नहीं है कि सबसे उसका जो हम नुकसान समझते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन वगैरह, जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ फिर आपको अगर उसका जो ऑल वगैरह निकलती है या बच्चे की जो देखभाल होती है उसके बाद, या टांके आए हों या कुछ कट जाए, आप टांके नहीं लगा सकते, तो जो एक इन्फेक्शन का डर रहता है, एक सबसे ज़्यादा वो खतरा है। दूसरा, अगर उस गर्भवती महिला को घर में डिलीवरी कराने के दौरान खून ज़्यादा जैसे बहना शुरू हो गया, जिसको कि हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, जो कि काफ़ी घातक हो सकता है, जो कि मैंने आपके शुरू में ही बताया था प्रोग्राम में कि काफ़ी तर महिलाएं अनीमिया से जूझत होती हैं, और अगर उनका जो प्रसव के दौरान इतना खून बह जाए तो फिर उनको जब तक किसी नज़दीकी हॉस्पिटल या सुविधा में लिया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधा में, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर गर्भवती महिला किसी नज़दीकी जो सेंटर है या हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके अगर डिलीवरी कराए तो वो उनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। जी, और अब तो हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सालय हैं वो भी पहुँच गए हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स का संपर्क में रहना और साथ ही साथ उनसे ही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके और आपके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बढ़ लेते हैं आगे, ओडिशा से शेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा बच्चे को अभी 11 महीना हुआ है जी, लेकिन अभी उनका माँ को मंथली नहीं हो रहे हैं अभी तक। जी, क्या समस्या है? मेरा बच्चे को 9 महीना 10 महीना हो गया, बर्थ हो गए, उसके माँ को मंथली नहीं हो रहे हैं, एमसी नहीं हो रहा है। जी, पीरियड नहीं हो रहा है। जी। हाँ, ठीक है, हम समझ गए आपका सवाल। क्या वो अभी जो बच्चा है वो अभी माँ का दूध ही पीता है? हाँ, अभी दूध पीता है जी। तो बच्चे को आप खान पान नहीं खिला रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल ने तो बोला कि 6 महीने के बाद खाना खिलाना होता है, तो खाना खा रहा है बच्चा कि नहीं? हाँ, खाना खिला रहे हैं। तो ये बच्चा दिन में कितनी बार दूध पीता है? दिन में 3, 4 बार 5 बार। देखिए, देखिए, जब तक ये बिल्कुल 4, 5, 6 दफ़ा माँ जो है दूध पिलाती रहेगी तो हो सकता है उसका महीना ना आए। तो क्योंकि अब बच्चा 6 महीने का हो गया तो आप 9 महीने का हो गया, तो आपको उसका अब जो है ये जो दूध है माँ का वो आप छुड़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं देने की आवश्यकता है। दिन में 1-2 दफ़ा जैसे अगर वो देना चाहती दे। अगर आप उसको लगातार 5-6 दफ़ा पिलाएंगे तो उसका महीना रुका रहेगा, क्योंकि जो एक महिला होती है उसके बॉडी में जो हार्मोन होते हैं कि अगर वो दूध पिलाती रहेगी तो फिर उसका माहवारी भी नहीं आएगी, और कई दफ़ा उसका ये प्रभाव होता है कि महिला इस दौरान गर्भवती भी हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गर्भवती भी हो गई है। तो इसके लिए आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कोई खतरा नहीं है उनको कि महीना नहीं आ रहा है, लेकिन वो गर्भवती रह सकती है, वो उनका ध्यान रखना पड़ेगा उसको। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा हम आजकल डिफरेंटली करते हैं। पहले तो जैसे मैम ने बताया कि ऐसा पॉसिबल है कि माँ पिला रही है अपने बच्चे को दूध तो उनका पीरियड्स नहीं आए, वो क्वाइट पॉसिबल है।
दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम ये कहते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो आप उसको घर का बना हुआ खाना दीजिए, और वो आपको करीब 3 से 5 बार देना है। जैसे जैसे 12 महीने की तरफ जाएंगे तो 5 बार देना है और 3 बार देना है। लेकिन माँ का दूध कंटिन्यू रखें। सो एज लॉन्ग एज पॉसिबल माँ का दूध कंटिन्यू रखें आप, बिकॉज वो बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है और माँ के लिए भी हेल्पफुल है, उसको बंद नहीं करें आप। माँ का बिकॉज 6 महीने के बाद में प्रेगनेंसी हो सकती है, तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, और जो कि आपको चाहना चाहिए, बिकॉज आइडियली रिकमेंडेड ये है कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कम से कम 3 साल का गैप हो। वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। लेकिन बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहें, जब तक पिलाते रहें जब तक माँ के लिए भी कंफर्टेबल है और बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल है, और 2 साल तक भी कंटिन्यू 2 साल तक 2 साल तक यही मैंने उनसे बोला। लेकिन इसमें यही एक खतरा रहता है, हम देखते हैं अमूमन कि जो महिला है वो गर्भवती हो जाती है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें। उसको लगता है कि महीना नहीं आ रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो वो थोड़ा एक नुकसान हो जाता है उसमें। हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पिलाइए, लेकिन आप खाना भी खिलाइए, नहीं कि आप आहार खिलाना बहुत जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अपना ध्यान भी रखिए, अपना ध्यान भी रखना है, बच्चे का ध्यान भी रखना है। ऐसे में आहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल? जैसे शुरुआत में कहा था कि आपने कि घर का बना होना चाहिए, पर कई तरह की भ्रांत मतलब सवाल आ जाते हैं, कितना खिलाएं, कैसे खिलाएं, कितना पतला हो, किस तरह का हो, क्या कहेंगे इस पर आप? तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई गुटी, पानी, शहद, ऊपर का दूध। आज एक सुबह एक फैमिली आई, मेरे को बताने लग गई कि हम बादाम घिस के बच्चे को देते हैं, 1.5 महीने का बच्चा था। तो माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं दिया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 6 महीने के बाद में आप बच्चे को खाना देना शुरू करेंगे। खाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो घर का बना हुआ खाना हो, उसमें वैरायटी ऑफ, धीरे धीरे शुरू करेंगे आप। जैसे शुरुआत में आप खिचड़ी दे सकते हैं या खीर बना के दे सकते हैं, या कोई फूड शुरू करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बाकी फूड ऐड करते जाते हैं। खाना पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। दाल का पानी नहीं, दाल गाढ़ी दाल। जी जी। तो वो खिलाइए दिन में 3 बार। 6 से 9 महीने तक आप 3 बार करीब आधी कटोरी खाना खिलाएंगे, और उसके बाद में उसको 4 से 5 बार बढ़ा देंगे। धीरे-धीरे क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाएंगे, धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और माँ का दूध कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे के आहार का भी ध्यान रखना है। बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। रविशंकर जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ जी जी, रविशंकर जी अपना सवाल पूछें। जी, हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है जी। हाँ जी, मैं रविशंकर, मैम ये बोल रहा हूँ कि मेरी बच्ची एक छोटी सी, उसके चेहरे पे थोड़ा दाग से आ रहे हैं, और मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि उसको थोड़ा सुनने में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुनने में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वर्ष कितनी उम्र है? जैसे कि एक तरफ को देखती रहती है वो रेगुलर, और उसके दूसरी तरफ हम बोलते हैं तो उसको ध्यान ही नहीं देती वो उधर को। तो मुझे लगता है कि जैसे कि उसको आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, क्या कहेंगे डॉक्टर? रविशंकर जी, बच्चों में ना सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप बड़े सीरियसली लेना चाहिए, है ना। और आपको ये लगता है कि आपका बच्चा साउंड से, आवाज़ से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप बच्चे को अस्पताल लेके जाइए, उनकी सुनने की जांच होनी चाहिए तुरंत। और यदि वो उनकी सुनने की प्रॉब्लम है तो उसका कोई समाधान होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम सुनने की नहीं होती, कुछ और भी हो सकती है। तो यदि आपको कंसर्न है तो आप अस्पताल लेके जाएं। जी, एक बारी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, यहाँ पर समय जाया ना करें। बिल्कुल, बढ़ लेते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर अग्रवाल, जब भी हम टीकाकरण की बात करते हैं, टीकों के परीक्षण की बात करते हैं, तो अभी तक यही रिकॉर्ड्स हैं कि 18 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हीं पर परीक्षण किया गया है। लेकिन जब भी बच्चों की बात आती है, जैसे अगर हम कोरोना वायरस की ही बात कर लें, बच्चों पर अभी तक इसका कोई भी परीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में किस तरह की चुनौती देखते हैं आप कि बच्चों के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये चुनौती का विषय नहीं है, ये बेसिकली ये जो विषय है कि
कोई नई दवा आती है या वैक्सीन आती है या कोई ट्रीटमेंट आता है तो उसका एक प्रोसेस होता है टेस्ट करने का, कि सबसे पहले आप अडल्ट पॉपुलेशन पे टेस्ट करते हो और यदि वहाँ इफेक्टिव आती है तो फिर आप बच्चों पे जाते हो, पहले 18 से कम करके आप 12 तक जाते हो, फिर 12 से कम में जाते हो। इसी तरह से शुरुआत की जब जांच होती है उसमें प्रेग्नेंट मदर्स भी नहीं होती हैं या जो मदर बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो वो भी नहीं होती हैं। तो उसका आइडिया ये होता है कि आप पहले उस पॉपुलेशन पे टेस्ट करके देखो जहाँ सबसे कम प्रॉब्लम होने का अंदेशा है, या प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो उस दृष्टि से बच्चों को थोड़ा वल्नरेबल माना जाता है, तो इसलिए वो दवाओं के टेस्टिंग में बाद में उनका नंबर आता है। कोरोना वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में हम कोई चैलेंज एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये अडल्ट में सेफ एंड इफेक्टिव है, हमें ये हमारा इंट्यूशन जो है वो ये कि बच्चों में भी ये उतनी इफेक्टिव होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनमें अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जो राइट नाउ जो टीकाकरण हो रहा है वो 18 या 16 साल से बड़े लोगों में ही हो रहा है, बच्चों में अभी नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, फिर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश से सुनील जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम हमारा नाम सुनील है, हम उत्तर प्रदेश जिला महुआ से बोल रहे हैं जी। हमें पूछना है कि जैसे गर्भवती महिलाओं को अनार के जूस के साथ और थोड़ा अनाज के दाने के समान थोड़ा चूना मिला के अगर पिलाया जाए तो इसमें क्या आयरन और कैल्शियम दोनों की पूर्ति हो सकती है? तो नुकसान तो नहीं है इसमें? सुनील जी, अनार का जूस तो बिल्कुल ठीक है, आप पिला सकते हैं, लेकिन हम ये आपको सलाह नहीं देंगे कि आप उसमें चूना मिलाइए, क्योंकि अगर आपको कैल्शियम देना ही है एक महिला को तो या तो आप जो टैबलेट्स मिलती हैं कैल्शियम की, जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है, आपको देना चाहिए उनको। 250 से 500 मिलीग्राम की गोली अगर वो ले लें तो काफ़ी है। अगर वो कैल्शियम नहीं लेना चाहती हैं तो अगर आप उनको दिन में 3 कप दूध पिला लें तो वो जो मात्रा उसमें कैल्शियम की वो उनके लिए काफ़ी होती है। तो चूना हम आपको नहीं एडवाइस करेंगे डालने के लिए, अनार का जूस पिला सकते हैं आप। मैं एक कमेंट मेक करना चाहूँगा सुनील जी। एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है कि कई बार बड़े एग्जॉटिक फूड्स जो होते हैं ना, कि आप देखते हैं अनार है या फिर कोई बादाम है, बड़े महंगे फूड होते हैं कई बार। ये ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, यदि ना कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक अनार जो है वो उतना ही अच्छा है जो कि कोई मौसमी फल है ना। तो हमारी जो सलाह है वो ये है कि चाहे वो बच्चे का खाना हो या प्रेग्नेंट मदर का हो या लैक्टेटिंग मदर का हो या एल्डरली का हो फॉर दैट मैटर, घर में आपके जो खाना है उसको आप ठीक से बनाइए, जिसमें अनाज है, दाल है, वहाँ वैरायटी लेके आइए। ठीक है, आज आप एक अनाज बना रहे हैं, दूसरा अनाज बना रहे हैं, 2 डिफरेंट तरह के तेल यूज़ करते हैं, जो मार्केट में सब्जी आती है या जो फल आता है उसको आप यूज़ करिए। तो वैरायटी लेके आइए, सीजनल फ्रूट्स लेके आइए, जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उसको लेके आइए। यदि अनार आपकी आउट ऑफ रीच है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अनार देना है, आप उसकी जगह कोई भी मौसमी फल दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। गुजरात से हमारे साथ रमेश भाई कॉल पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा यह है, हमारा बच्चा 10 साल का। हेलो जी, आपका सवाल हम सुन रहे हैं। 10 साल का है आपका बच्चा, उसको थैलेसीमिया की बीमारी 8 साल से है जी। तो उसका इलाज बोन मैरो ट्रांसफर कितना सक्सेसफुली है और कितना खर्च आए और कहाँ पे हम नजदीक से नजदीक कहाँ पर करवा सकते हैं? जी, थैलेसीमिया के लिए क्या कहेंगे, क्या सलाह? रमेश जी, थैलेसीमिया आपके बच्चे को है, अच्छी चीज़ है कि उसका परमानेंट इलाज भी हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और ऐसा लगता है कि आपने सलाह भी करी है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधाएं बहुत सारे अस्पताल में उपलब्ध हैं, आपके गुजरात में भी होंगी, आसपास दूसरे शहरों में भी होंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। कहीं पैसा ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में देखना पड़ेगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। आप किसी
गवर्नमेंट की स्कीम में आप फिट इन होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि आप एक सर्टेन इनकम ग्रुप में हैं तो आपको गवर्नमेंट से भी आपको असिस्टेंस मिल सकती है। तो वो आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं और क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे ठीक हो जाते हैं बच्चे और आप उसको डेफिनेटली करवा सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे और अब देख लेते हैं कि टीका या वैक्सीन क्यों जरूरी है और इससे स्वस्थ भारत के सपने को किस प्रकार साकार किया जा सकता है। नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हम सभी को यह जानना बेहद जरूरी है कि शरीर को किसी बीमारी से लड़ने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या फिर वैक्सीन कहा जाता है। जी हाँ, इस वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जा सकता है। यह खिलाई भी जा सकती है और पिलाई भी जा सकती है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से भी दी जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में लगभग 10 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही जान गंवा बैठते हैं। इसलिए पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करके वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के तहत 0 से 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आंगनवाड़ी क्रमांक 2 मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रतिवर्ष भारत में 90 लाख से भी ज्यादा टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी और रोटावायरस वैक्सीन यानी आरवीवी जैसे टीकों को शामिल किया गया है। इसके तहत एक देशव्यापी मीजल्स रूबेला अभियान भी चलाया जा रहा है। जी हाँ, इस अभियान के तहत सभी बच्चों को लक्षित किया जाता है, फिर चाहे उसका आवास कहीं भी हो, वो कहीं भी रहता हो। वैसे तो टीकाकरण शिशु अवस्था में ही लग जाने चाहिए, लेकिन यदि आप नए माता पिता बनने जा रहे हैं या फिर बने हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं तो क्यों लगवाएं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन की दवा कैसे काम करती है। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षण तंत्र होता है जो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ता है और हमें उस बीमारी से बचाता है। जी हाँ, जब किसी बीमारी वाले जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करने लगते हैं, तब हमारा शरीर उन जर्म्स की पहचान कर लेता है और बता देता है कि ये जर्म्स हानिकारक हैं। इसलिए ध्यान दें कि यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए, नियमित किया जाए, आप जागरूक रहें तो न केवल शिशु को सेहतमंद जिंदगी मिल सकती है, उसे सेहतमंद बनाया जा सकता है, बल्कि स्वस्थ बच्चे से ही स्वस्थ भारत की सपना को साकार किया जा सकता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, समय पर प्रतिरक्षण ही बच्चे को दे सकता है सुरक्षित जीवन। मिशन इंद्रधनुष से संबंधित एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट अभी आपने देखी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। और अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमें सरिता तिवारी जी ने कॉल किया है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 6 साल का है। जब से 4 साल का था तब से उनके फेस पे और बॉडी पर ना स्किन वाली फुंसियां निकलती हैं, टाइट रहती हैं। होम्योपैथिक दवा जुलाई से तो वो फुंसियां बड़ी होती हैं और पक जाती हैं, तब ठीक होती हैं। जी, तो ये किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर अग्रवाल? हो सकती हैं, लेकिन कई बार जैसे किसी तरह की खुजली वगैरह होती है, उसके ऊपर बच्चा रब करता है और इन्फेक्शन हो जाता है और बॉयल बन जाता है। बट इनके केस में मुझे लग रहा है कि बॉयल्स बन रहे हैं, तो ये लार्जली जो है वो हाइजीन से रिलेटेड होता है। ठीक है,
आप थोड़ा सा साफ सफाई का ठीक से ध्यान रखें। यदि कहीं वो स्क्रैच करते हैं तो कोशिश करें कि आप उनके नेल छोटे रखें, फ्रीक्वेंटली आप उनके हाथ धुलाते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कई बार इस उम्र में होती है उस तरह की तकलीफ, बट ऐसी वरीसम जिसके लिए आप बहुत चिंतित हों वो संभावनाएं मुझे नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब चलते चलते कुछ सवाल मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर जुच्ची, आप कोरोना की वैक्सीन ले चुकी हैं, तो आप अनुभव कर चुकी हैं, इसको हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी कि क्या हम सभी को लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे को कोरोना हो भी चुका है और मैं उससे स्वस्थ भी हो गई हूँ, और उसके बाद क्योंकि मैं स्वास्थ्य कर्मी हूँ तो इसलिए मैंने जाके कोरोना की वैक्सीन भी लगाई है और मैं आपके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मुझे हुआ है। मेरे को नहीं हुआ, लेकिन कुछ मरीज़ों में थोड़ा सा कईयों में बुखार या थोड़ा जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ पे थोड़ा दर्द है। तो हम तो यही सबको जो सलाह देंगे कि सबको कोरोना की वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए। और जैसे कि सरकार और सब हम लोग सब भी यही बताते हैं, मास्क पहनो। हमने इस टाइम नहीं पहना है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मास्क पर हमने दूरी का ध्यान यहाँ पर जरूर रखा हुआ है, इसके लिए आपको भी रखना है, करना ही करना है। बिल्कुल, समय समय पर हाथ भी जरूर धोना है। एक मेल आ गई है सुषमा मांझी रांची से, इन्होंने लिखा है कि अगर किसी बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स हमने पिलाई है और 1-2 खुराकें पिलाई हैं, लेकिन उसे भी फिर भी पोलियो हो गया है, तो क्या उस बच्चे को पोलियो की और खुराकें हमें पिलानी है? देखिए, पोलियो नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा। पोलियो तो इंडिया में इराडिकेट हो गया और आपके बच्चे को यदि पोलियो हो गया तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी होती है अभी। तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। बाकी पैरालिसिस के बहुत सारे और कारण भी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई चीज़ हो, तो इसलिए यदि वो बीमारी अभी कोई है जिसमें वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो मैं ये कहूँगा कि पोलियो की ड्रॉप्स आप दिलवाइए। पोलियो की ड्रॉप्स जो है वो नहीं रोकनी है, उन्हें हम बच्चे को देते यहाँ पर जरूर रहें। तो देखिए, हमारे दोनों विशेषज्ञों का कहना है कि माता का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है। कोरोना काल में सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी है। हमारी डॉक्टर अपना अनुभव ही हमारे साथ साझा कर रही हैं कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हो भी सकता है लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होगा, जिससे आप बिल्कुल निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। तो बिल्कुल दोस्तों, बता दें कि मातृत्व सुरक्षा के मायने जो हैं केवल माताओं की सुरक्षा नहीं बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे पास पिछले सप्ताह बहुत सारे मेल्स आए हैं, जिनमें शामिल है बिहार के गोपालगंज से कौशल किशोर जी का मेल। ये जानना चाहते हैं कि उन्हें लगातार जोड़ों का दर्द रहता है, दवाई काम नहीं करती है, क्या कर सकते हैं। जयपुर से 17 साल की केशव मीणा ने अपनी आंखों की कम होती हुई रोशनी के बारे में कहा है, वो काफी चिंतित हैं। और आगरा से कौशिक जी कहते हैं कि रूखी त्वचा को लेकर काफी वो परेशान है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखें और उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हो, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें या मेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अब बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, आप हमें ऐसे ही लिखते रहें और अपने सुझाव भी हमें भेजते रहें। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।